इंडिया गठबंधन ने मोदी को घेर लिया महिला आरक्षण के नाम पर, देश के साथ धोखा। महिला आरक्षण के नाम पर मैं रवीश कुमार से शुरू करता हूं कि रवीश कुमार कहते हैं कि 2023 के नारी शक्ति बंधन अधिनियम में आरक्षण के भीतर आरक्षण का प्रावधान, यानी कि 543 सीटें आपके पास है तो इसमें से आप दे सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 महिला आरक्षण कानून जो 2023 में पास हुआ, आरक्षण के भीतर आरक्षण का प्रावधान, यानी कुल सीटों में से, बड़े ध्यान से समझिएगा, यानी कुल सीटों में से, यानी कि 543 सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। तो 543 सीटें आपके पास है लोकसभा का, उसमें से 1/3 हिस्सा, 4 हिस्सा करके 1/3 हिस्सा वह महिलाओं के लिए आरक्षित कर दीजिए। तो मोदी जी वो कर ही नहीं रहे, जबकि इस बिल में यही पास हुआ था। आगे लिखते हैं कि ओबीसी महिलाओं को अलग आरक्षण नहीं, सरकार कह रही है कि ओबीसी महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा। तो विपक्ष ने ओबीसी की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की थी, लेकिन सरकार ने ओबीसी की महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं दिया ही नहीं। अच्छा, अब योगेंद्र यादव कहते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है, योगेंद्र यादव जो बहुत ही जानकार हैं इसके, सोशलिस्ट हैं, योगेंद्र यादव कहते हैं कि अभी अभी मुझे संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 की एक प्रतिलिपि मिली है, कॉपी उसका जो सरकार ने रिलीज किया है, सबके पास आया, सबके पास आया, मिली है, जिसे इस सप्ताह संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाना है। संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाना है। यह सबकी आशंकाओं से भी बदतर है, ध्यान से समझिएगा, बदतर है। यह राज्यों के लिए सीटों के पूर्ण वितरण और निर्वाचन क्षेत्रों के मनमाने ढंग से सीमांकन के लिए रास्ता खोलता है। नंबर 1 पॉइंट्स पे कहते हैं कि जैसे कि उम्मीद थी महिलाओं के प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने के नाम पर यह मूल रूप से सिर्फ परिसीमन को सुविधाजनक बनाने और लोकसभा का आकार बढ़ाकर 815 करने का एक कदम है। अच्छा, आरक्षण भी 15 साल के लिए ही मिलना है, बस उसके बाद नहीं मिलेगा। नंबर 2 पॉइंट्स पे लिखे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रियों के आश्वासन के विपरीत इस विधेयक में ऐसी कुछ भी नहीं है जिससे प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का वर्तमान अनुपात बरकरार रहे। यह विधेयक 1971 के आधार पर लागू मौजूदा रोक को हटाता है। अच्छा, इसके आगे लिख रहे हैं को हटाता है, हटा देता है, जबकि सरकार ने इससे संबंधित कोई सुरक्षा उपाय का वादा नहीं किया है। अच्छा, आप इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में आप इसको चुनौती भी नहीं दे सकते इस कानून को। आपका वोट, आप यूपी के अगर मान लीजिए बनारस में हैं, आपका वोट नोएडा में कर दिया जाए तो आप इसको चुनौती नहीं दे सकते। आपको बनारस से नोएडा आना पड़ेगा वोट डालने के लिए, ऐसा कर सकते हैं, आप उसको चुनौती नहीं दे पाओगे। तो जहां विपक्ष का या जहां पे SC ST का ज्यादा हो और वहां पर भाजपा को जीतना है, तो वहां से SC ST को उठा करके नोएडा फेंक देगी, कहेगी कि आप वहां जाकर के वोट डालो। अगर उसकी संख्या थोड़ी कम है तो फिर क्या होगा? तब तो वह सीट भाजपा जीत लेगी, क्योंकि वह तो वोट ही नहीं डाल पाएंगे। तो एक साजिश का था, तो इनके कहने का है। तो आगे लिख रहे हैं नंबर 3 पॉइंट्स पर योगेंद्र यादव, इससे भी बुरी बात यह है कि पूर्ण वितरण के लिए किस जनगणना को आधार बनाया जाएगा। जरूरी यह है किस जनगणना को आधार बनाया जाएगा। बगैर जनगणना के तो आप कर नहीं सकते, सीटें बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते और आरक्षण आप दे नहीं सकते। तो जनगणना भी नहीं कराया, परिसीमन होना है, उसके बाद में आपको जाति जनगणना होना है, या सब कुछ होने के बाद तो इतनी अर्जेंट क्या था कि बगैर सर्वदलीय बैठक के आप बुला लिए
विशेष सत्र, जबकि विपक्ष कह रहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उसके बाद भी आप नहीं बुलाए। तो कह रहे हैं योगेंद्र यादव, इससे भी बुरी बात यह है कि पूर्ण वितरण के लिए किस जनगणना को आधार बनाया जाएगा, इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार संविधान से छीनकर कानून के दायरे में अर्थात साधारण संसदीय बहुमत के दायरे में दे दिया गया है। वास्तविक पुनर्वितरण वितरण और सीमाओं का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसके बारे में संविधान मौन है और इसे सरकार करना चाहती है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी फंस गई, विपक्ष तो हमलावर हो गया और एकजुट हो गया विपक्ष। अब जैसा मैंने कहा कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन, कांग्रेस, 4 लोगों का, सांसदों का जो मैंने आंकड़ा बताया, लेकिन आज इंडिया गठबंधन की बैठक में सभी दल उपस्थित हुए और एकजुट होकर के इसका विरोध करने के लिए।